अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरव्यू। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अजीज़ गेस्ट हैं। आज मेरे साथ मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर कामरान खुर्रम फारूकी मौजूद हैं। तो आइए चले हम बिना किसी ताख़ीर के उनको वेलकम करते हैं और उनसे उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू, क्या हाल है आपका? वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का इंटरव्यू के लिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं यहाँ पे। अबू, थैंक यू सो मच, आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। चले आप हमें अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि गेस्ट हमारे हमें जान सके, हमारे व्यूवर्स जो हैं। हाँ बेटा, मैंने तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजार लिया है। तो इसमें मैंने मैट्रिक तो किया था, 1981 में मैट्रिक किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आदमजी साइंस कॉलेज से मैंने जो इंटर किया। और इंटर करने के बाद मैंने फिर सिंध मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस अपने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी एफसीपीएस की ट्रेनिंग आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से की। तो वहाँ से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद फिर मैं सीमेंस पाकिस्तान चला गया। और सीमेंस पाकिस्तान में मैंने माशाल्लाह काफ़ी अर्सा गुजारा वहाँ पे। तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, क्योंकि उससे पहले जो है हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होता था, वहाँ पे मेडिकल के सिर्फ दिखते थे। लेकिन जब सीमेंस में पहुँचे तो वहाँ मेडिकल का भी था, वहाँ पे पेशेंट्स भी होते थे, वर्कर्स जो थे वो उनके पेशेंट्स होते थे। लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो कॉर्पोरेट एक एक्सपोजर हुआ कि जो कॉर्पोरेट फील्ड में किस तरह से जो है वो काम किया जाता है, और किस तरह से जो है फिर वो एक इंडस्ट्री थी, पूरी फैक्ट्री थी, वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री थी वो। और जो सीमेंस की जो चौरंगी होती थी वो मशहूर था, वो सीमेंस चौरंगी के नाम से वहाँ पे थी। और उस वक्त हमने इस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था नंबर 1 इन पाकिस्तान। तो सीमेंस में वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी। तो वो एक बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद अब मैंने फिर डिफरेंट और दूसरे हॉस्पिटल्स भी किए उसके बाद। तो अब मैं आजकल जो है वो ह्यूमन हेल्थ केयर .com में हूँ, जो कि एक स्टार्टअप है, फॉरेन बेस्ड स्टार्टअप है ये। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो को फाउंडर्स हैं, वो सारे के सारे जो वो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में हैं। उन लोगों के आईडी से ये है कि ह्यूमन हेल्थ केयर .com स्टार्ट हुई है। और इसमें हमारा जो मिशन ये है कि वो हम जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, उसको हम एट होम सर्विस प्रोवाइड करें इन द कंफर्ट ऑफ द होम। तो हम उनके घरों पे जाते हैं, घरों पे जाके उनको हम विज़िट भी करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहीं पे उनका हम चेकअप भी करते हैं, वहीं पे उनको मेडिसिन हम सजेस्ट कर देते हैं। और उसके अलावा जो मेडिसिन उनको घर पर ही सप्लाई हो जाती हैं, टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो भी उनके घर पे हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि उनको मिनिमम एक्सकर्शंस के साथ हॉस्पिटल के एक्सपोजर कम से कम हो उनका, और वो जो मैक्सिमम हेल्थ केयर फैसिलिटी है उनको घर पर ही उनके मिल जाए। तो ये हमारी एक सर्विस है जो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से चल रही है अभी। काफ़ी लोग इसको जॉइन कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स को और अपने अंकल्स और आंटीज़ को इसके अंदर शामिल करवाते हैं। जी अबू, आपने बहुत अच्छा बताया अपने तमाम जो है, आप जहाँ जहाँ पे आप गए, आपने वर्क किया हॉस्पिटल्स में। तो अबू, वैसे आप बताइएगा कि आपने जनरल ये मेडिसिन की फील्ड चूज़ क्यों की? और भी इतनी सारी फील्ड्स थी। बिल्कुल थी, लेकिन हमारे ज़माने में इतनी नहीं थी। जब हमने मैट्रिक किया था तो उस ज़माने में बेसिकली 3 ही चीज़ होती थी। एक कॉमर्स होता था, एक आर्ट्स होता था, साइंस होता था। अब जो लोग साइंस करते थे उनके पास साइंस के बाद फिर 2 फील्ड होती थी, या तो आप मेडिसिन कर लें या आप इंजीनियरिंग कर लें। तो कंप्यूटर साइंस वगैरह और जो दूसरी इतनी सारी फील्ड्स हैं उतने ज़्यादा इतनी मशहूर नहीं थी, और उसकी तरफ ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी लोगों को, और ज़्यादा लोग जाते भी नहीं थे। तो ज़्यादा एक ट्रेंड ये था कराची में स्पेशली कि वो या तो इंटर करने के बाद कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है या कोई मेडिसिन में जा रहा है। तो मेरी जो वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, उस वजह से जो है मेडिसिन में आ गया। शायद मेरी अपनी एक ऑप्शन होता है मेरा अपना, शायद मैं इंजीनियरिंग में जाता, क्योंकि मेरी जो मोस्ट लाइक्ड फील्ड थी जिसको मैं सबसे ज़्यादा था वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स था। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मेरे नंबर भी जो बजन बायोलॉजी के ज़्यादा आते थे, लेकिन बायोलॉजी मेरा इंटरेस्ट था मेरा। मैं बहुत शौक से बायोलॉजी पढ़ता था, खासतौर पर जूलॉजी जो है। इंटर में जब आते हैं तो बायोलॉजी के डिफरेंट हो जाते हैं, जूलॉजी और बॉटनी अलग हो जाते हैं। तो बॉटनी में इतना इंटरेस्ट मुझे कभी भी नहीं रहा, लेकिन जूलॉजी जो है वो मैं पढ़ता था ज़्यादा। तो वो दूसरी एक फील्ड थी, तो एक थोड़ा सा था उसमें इंटरेस्ट, लेकिन जो मेन इंटरेस्ट ज़्यादा था वो फिजिक्स के साइड पे ज़्यादा था। अब उसके बाद में जब मेडिसिन में आने के बाद मैं फिजिक्स पढ़ता रहा हूँ, तो माशाल्लाह से जो है वो दोनों चीज़ें चल रही हैं।
अच्छा, वैसे जब आप डॉक्टर बन रहे थे, हाउस जॉब कर रहे थे, तो वो वाला आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ज़रा उसके बारे में कोई मेमोरीज़ वगैरह कुछ शेयर करना चाहें? हाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है उस दौर में, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी। सारी बातें, हाउस जॉब था वो, ग्रेजुएशन के बाद पहला जॉब होता है, बल्कि आप तकरीबन समझें कि 40% डॉक्टर आप जो है वो 5 साल में बनते हैं। उसके बाद बाकी जो 60% डॉक्टर बनते हैं वो अपने हाउस जॉब के दौरान ही बनते हैं। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है सारी वो हाउस जॉब के दौरान ही मिलती है। उसके उससे पहले तो सिर्फ जब बुक्स चल रही होती हैं और जो है वो एकेडमिक बातें हो रही होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली फिर पेशेंट को डील करना, पेशेंट के साथ जो है उनको, उनकी चीज़ों को समझना और उनको देखना, वो सारा कुछ जो है फिर हाउस जॉब के दौरान ही ज़्यादा होता है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ जो बिल्कुल शुरू में थी, हम, मेरे ख़्याल से मेरा शायद पहला मंथ ही था कार्डियो में हाउस जॉब करते हुए। तो एक हमारे बहुत सीनियर कंसल्टेंट होते थे, कराची में बहुत मशहूर थे डॉक्टर, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट मिलता था वो उस ज़माने में जो 4-4 5-5 महीने के बाद उनके अपॉइंटमेंट मिलते थे। तो वो हमारे साथ, हमारे कंसल्टेंट थे, वो राउंड कर रहे थे। उस राउंड के दौरान एक पेशेंट जो क्रैश कर गया, तो उसके बाद कोड रन करते हैं, तो कोड रन हुआ, उसका कोड खुद उन्होंने कंडक्ट करवाया। यानी इतने बड़े जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे, जो अमेरिकन ट्रेन थे, अमेरिका में भी जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रहकर यहाँ कराची आए थे वो, तो इतने टॉप लेवल के वो कार्डियोलॉजिस्ट थे उस वक्त। तो वो कोड रन करा रहे थे, लेकिन वो पेशेंट फिर बच नहीं सका ना, वो फिर उसकी डेथ हो गई, पेशेंट एक्सपायर हो गया वो पेशेंट। तो वही चीज़ मुझे वहीं पे क्लिक की कि देखो, जिसकी जब मौत आनी होती है तो चाहे कितने बड़े डॉक्टर आपके सिरहाने पे खड़ा हुआ हो, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो जब मौत का फरिश्ता आता है तो वो सबकी आंखों के सामने से वो उसको ले जाता है। ठीक है, इस तरह से और दूसरी भी चीज़ें हुई। कुछ ऐसे पेशेंट भी थे जो बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब होती थी, लेकिन वो बेहतर हो जाते थे, फिर घर पर डिस्चार्ज होकर चले जाते थे। तो खुशी होती थी कि ये क्या, किस कंडीशन में आए थे कि सांस भी नहीं लिया जा रहा था, और अब जो है वो माशाल्लाह से जो है वो खुशी खुशी घर जा रहे हैं, चलते हुए घर जा रहे हैं। तो दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस थे इससे, लेकिन ये कि एक जो है वो ज़िंदगी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, और जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली उसमें। जी, अप्पू आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी बात आपने अभी बताई थी डॉक्टर की, पेशेंट की, और जब पेशेंट ठीक हो जाते हैं वो वाला एक्सपीरियंस भी, बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा वो बताइएगा कि आपकी जो मेडिकल की जर्नी है, इसमें आपको क्या चैलेंज आया जो सबसे बड़ा जब आप डॉक्टर बन रहे थे? तो उसमें और फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया जब आप डॉक्टर बन रहे थे? कोई चैलेंज आपको आया हो सबसे बड़ा आपका, तो आपको उसने आपने उसको कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस तो हर स्टेज पे आते हैं ना, लाइफ के हर स्टेज में चैलेंजेस आते हैं। जब आप मैट्रिक पास कर रहे होते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बोर्ड के एग्जाम पास करना, उसमें आपको इतना सारा रट्टा मारना पड़ता है, इतना सारा रट्टा मारना पड़ता है, और सारा रट्टाफिकेशन का ही काम होता है उसमें। ठीक है, उस रट्टा मारने के बाद फिर उस रट्टे को कॉपी पे मुंतकिल करना, वो भी एक चैलेंज होता है। इतने कम टाइम में वो सारा कुछ आपको उसमें जो है कॉपी के अंदर कॉपी करना होता है। तो एक वो चैलेंज होता है। फिर जब मेडिकल कर रहे होते हैं तो मेडिकल में फिर ये कि वो सारी बातें बहुत, बुक्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें मैटर होता है, सब चीज़ों को पढ़ना होता है, याद करना होता है। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं। बेसिकली एकेडमिक साइड से होता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, फिर कितना रिटेन कर सकते हैं, रिटेन करने के बाद कितना आप उसको दूसरों के सामने जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही चैलेंज होते हैं। ठीक है, ये चैलेंज तो हो गए आपके जो एकेडमिक्स के, हो गए आपकी पढ़ाई के बारे में, हो गए जो कि हर स्टेज पे आते हैं, हर एग्जाम में, हर टेस्ट के मौके पे आपके सामने आते हैं। फिर रियल लाइफ में फिर आपके पास चैलेंजेस आते हैं। अब पेशेंट आए हैं तो अब पेशेंट को डायग्नोज करना है कि एक्चुअली इसको प्रॉब्लम क्या है। फीवर है तो फीवर तो एक सिम्टम है ना, तो फीवर के पीछे तो बहुत सारी कॉजेज होती हैं, फिर उसके पीछे ढूंढना कि वो फीवर की क्या कॉज हो सकती है, उसको फिर सही से ट्रीट करना। ठीक है, कोई पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है, तो यानी चैलेंजेस तो होते हैं। मेडिकल की फील्ड पूरी एक चैलेंज है कि आप पेशेंट को सही से डायग्नोज कर लें, और डायग्नोज करने के बाद उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकें। अगर डायग्नोसिस आप सही कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट सही हो जाएगा, अगर डायग्नोसिस ही सही नहीं है तो फिर वो ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, और फिर जो है वो पेशेंट का भी टाइम वेस्ट हो सकता है, और पेशेंट की जो कंडीशन भी खराब हो सकती है। तो ये एक पूरा चैलेंज है, पेशेंट को समझाना, फिर उसे घर वालों को समझाना, ये एक अलग चैलेंज है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया अब्बू। अच्छा अब्बू, जब कोई पेशेंट घबराया हुआ होता है या उसको डर लग रहा होता है,
तो आप उसको कैसे जो है ना काम करते हैं, दिलासा दिलाते हैं? देखिए पेशेंट घबराया हुआ, आमतौर पे पेशेंट घबराए हुए नहीं होते हैं, घबराने से क्या मुराद है? पेशेंट आता है तो कंडीशन ख़राब होती है तो बेसिकली वो उस वक़्त जो है घबराहट उसको नहीं होती है, उसको तकलीफ़ में होता है वो। घर वाले ज़रूर घबराए हुए होते हैं, लेकिन पेशेंट दूसरे तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है। ठीक है, तो पेशेंट की तकलीफ़ अगर आप दूर कर दें और उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाए, उसका जो अगर साँस फूल रहा था, उसका साँस बेहतर हो जाए, तो सारी चीज़ों के बाद फिर वो घरवाले भी जो उसकी घबराहट कम हो जाती है। तो पेशेंट नहीं घबराए हुए होते आम तौर पे, घरवाले ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। जी, ये बात भी आपने बिल्कुल सही की। अच्छा अबू मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल ये है कि जब मेडिकल इमरजेंसीज़ वग़ैरह होती हैं, तो उसमें हाई प्रेशर होता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखो, तो वही बात हो गई ना जो मैंने अभी बताई थी, कि अगर पेशेंट की इमरजेंसी में अगर किसी को जो साँस फूल रहा है, तो अगर आप उसको ट्रीट करते हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल तो बहुत दफ़ा ठीक नहीं होता ना कि आप किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, आप उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे भी लग जाते हैं उसमें रिलीफ़ मिलने में। तो उसके बाद जब रिलीफ़ मिलता है तो वो पेशेंट बेहतर हो जाता है, वो अच्छा होता है। वो आपको भी खुशी होती है कि पेशेंट, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पेशेंट आया था तो उसे साँस भी नहीं लिया जा रहा था, फिर वो चलता हुआ घर जाता है तो खुशी का होता है। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं भी होता, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी कंडीशन में कंट्रोल में नहीं आ पाती और आप कुछ भी कर लें, फिर वो जो है उसकी कंडीशन वर्स होती जाती है। फिर वो बाद दफ़ा ये है कि या तो इसको जो है वो आपको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ जाता है या फिर ये है कि वो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह के भी आती हैं, सर्कमस्टेंसेस सामने आते हैं इस तरह के भी। अच्छा कभी अगर किसी पेशेंट की जैसे एक तबीयत ख़राब अगर ज़्यादा हो रही होती है, तो वो एक बड़ा जो है ना मुश्किल मोमेंट होता है कि उसे घर वालों को बताना। तो आप उस वाली चीज़ को फिर कैसे हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को? हाँ, ये क्या ख़ास मौका होता है, जिसके लिए जब हम आख़ान में थे तो वहाँ पे बेसिकली इसके लिए जो हमारे जो वर्कशॉप भी होते थे कि हाउ टू ब्रेक बैड न्यूज़। तो वो ख़ास एक टेक्नीक होती है। टेक्नीक क्या होती है बेसिकली, उसमें जो है आपको अपने खुद जो है वो कॉन्फिडेंट होते हुए पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको जो है कम्फर्ट दिलाना होता है। अगर आप कॉन्फिडेंटली उससे बात करते हैं और एक एम्पैथी आपके अंदर होती है और आपके अल्फाज के अंदर एम्पैथी होती है और अपने जो है आपका एक्शन एम्पैथेटिक होता है, तो उसके बाद उस अटेंडेंट्स को समझाना आसान हो जाता है। ठीक है, उसमें फिर जो है वो एक तरीका होता है कि हम उनको एक अलग से रूम में लेके बैठते हैं, जहाँ पे जब उनसे एक एक पुरसुकून माहौल में उनसे बात की जा सके। ठीक है, पेशेंट के सामने ये बातें नहीं की जाती, पेशेंट के लिए फिर अलग से हम उसको रखते हैं कि एक रूम ऐसा होता है या डॉक्टर रूम में चले जाते हैं या कोई दूसरा रूम होता है, तो वहाँ पे ले जाके अटेंडेंट के साथ डिस्कस किया जाता है, कंडीशन पूरी बताई जाती है पेशेंट की कि ये कंडीशन थी और ये अब तक हम जो है वो मेजर्स अब इख्तियार कर चुके हैं और उसके बाद अब कंडीशन अगर बेहतर नहीं हो रही, तो अब ये है कि खतरा है कि पेशेंट जो है वो यानी उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। अब्बू आप किसी पेशेंट की अगर कोई स्टोरी शेयर करना चाहें कि किसी भी आप चाहें कि जब वो आया था उसकी हालत कैसी थी, फिर कैसे मामला हुआ और फिर वो ठीक हुआ और फिर उसने क्या कहा? बहुत सारे जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर गए हैं। उनमें से एक बच्चे का मैं बता सकता हूँ जो जो हमारे पास आया था, हॉस्पिटल में आया था हमारे पास और सिर्फ वॉमिटिंग कर रहा था। तो कोई रीज़न समझ वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट तो खैर स्टार्ट हो गया थे आईवी फ्लूइड्स वगैरह, लेकिन उसकी वॉमिटिंग जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको वॉमिटिंग्स क्यों हो रही हैं। लकीली पेशेंट जो है वो कॉन्शियस था, उसको फिर मैंने अलग से बैठ के उसके साथ मैंने तफसील से बात की, तो पता चला कि वो साहबज़ादे लड़का ही था, खासे 20-22 साल का लड़का था। वो घरवालों की किसी बात से नाराज़ होके वो कुछ खाकर आए थे। तो जब ये पता चला तो फिर जो है फिर हमें पता चला कि ये किसी पॉइज़न का इफ़ेक्ट है। फिर हमने जो उसको इस हिसाब से उसको ट्रीट किया, फिर हमने उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा फिर वो ठीक होके घर गया और उसके वालिद साहब का फिर मेरे पास अगले 2-3 महीने तक फ़ोन आता रहा शुक्रिया का और कि वो बताते रहे उसकी कंडीशन कि अब वो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो वो 2-3 महीने तक मुझे फिर वो उसका स्टेटस देते रहे कि बच्चा अच्छा हो गया, बहुत खुश थे और बहुत शुक्रिया कर रहे थे जाते वक़्त
कि 8 लोगों की मेहनत की वजह से जब बच्चा जो मेरा जो है उसकी ज़िंदगी बच गई। बहुत ही ज़्यादा वो जो है वो एक इमोशनल सा मौका था उस वक़्त। अच्छा अब्बू, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, नई-नई मेडिसिन आती है, टेक्नोलॉजी आ रही है और एडवांसमेंट भी हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं। तो आप ये जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च है, अपने आप को कैसे अपडेटेड रखते हैं इस पे? उसका तो एक ही तरीका है, इन टच रहें, ठीक है? वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है? उनके भी न्यूज़लेटर्स को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, तो वो न्यूज़लेटर्स आपके पास जो है वो ईमेल में आते रहते हैं, तो उसमें पता चलता रहता है, तो ये इसी तरीके से करना होता है। अच्छा कोई रिसेंट मेडिकल में कोई एडवांसमेंट आई हो किसी किस्म की कि जिससे आप जो है ना एक्साइट हुए हो, यानी आपको पसंद आई हो वो चीज़ कि ये आई है मेडिकल के अंदर, ये टेक्नोलॉजी, आसानी, एडवांसमेंट? हाँ, एडवांसमेंट्स तो बहुत सारी आ चुकी हैं। अभी जो मोस्ट रिसेंट है वो डेफिनेटली फिर ये एआई है, जिसने कि सारी दुनिया में एक तरह रिवॉल्यूशन एक कर दिया है। हर फील्ड में रिवॉल्यूशन आ रही है, हर फील्ड में जो है वो एक नए स्कोप सामने आ रहे हैं उसके। तो एआई का मेडिसिन में भी अब इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो काम शुरू हो गया है। और सो बेसिकली जो है वो आईबीएम काफ़ी अर्से से काम करता रहा है। डॉक्टर वाटसन के नाम से आईबीएम ने एक सिस्टम बनाया था काफ़ी अर्से पहले। वो काफ़ी अर्से चला भी उनके पास, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने काम रोक दिया, फिर बीच में काम शुरू किया। तो वाटसन जो आईबीएम का है, फिर इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट खुद अपने तौर पे उसमें काम करता रहा है। ठीक है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो है वो एआई को मेडिसिन में लेकर आ रही हैं। और बेसिकली मैंने भी क्या, जब मैं सीमेंस में था तो मैंने भी इसी तरह का एक आइडिया दिया था उस वक़्त। हमारे जो सीईओ थे सीमेंस के, उस वक़्त उनको मैंने आइडिया दिया था कि मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसा जो ऑटोमेटेड सिस्टम बनाएँ सीमेंस की तरफ से, जो कि जब पेशेंट आए तो वो एक कंप्यूटर के साथ, यानी कंप्यूटर्स लगे हुए हों, और पेशेंट का जो इनिशियल इंटरव्यू जो है वो जायज़ करके वो नर्सिंग करे या फिर डॉक्टर करे। ऑलरेडी वो लोग काफ़ी हेक्टिक होते हैं, काफ़ी बिज़ी होते हैं। तो इनिशियल जो इंटरव्यू होता है वो कंप्यूटर करे, पेशेंट की जो वो हिस्ट्री ले ले, और हिस्ट्री लेने के बाद जो है वो कंप्यूटर वो डिसाइड कर ले कि पेशेंट को किस डॉक्टर के पास जाना है। तो उसमें डॉक्टर का वो जो अलॉटमेंट कर दे उसकी, कि आपको जो फलाँ रूम में जो है फलाँ डॉक्टर से मुलाकात करनी है, और उसकी जो हिस्ट्री है वो डॉक्टर के पास चली जाए, और डॉक्टर अपने कंप्यूटर पे जो उसकी हिस्ट्री पढ़ ले। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने उस वक़्त उनको ऑफ़र की थी कि हम इस तरह का सिस्टम बनाएँ सीमेंस की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सीमेंस जो है वो इसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम में नहीं है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है हम लोग, तो हम इस फील्ड की तरफ नहीं जा रहे। तो वो रह गया था वो सिलसिला उस वक़्त, लेकिन अगर वो बन जाता तो ज़ाहिर बात है फिर आज बहुत अच्छा बन जाता। फिर मैंने भी एक कोशिश की थी कि मैं एक क्लिनिकल डिसीजन सिस्टम बनाऊँ, जो कि डॉक्टर्स की हेल्प करे डायग्नोसिस मेकिंग में। और उसके बाद सब डायग्नोसिस मेकिंग वाले सॉफ्टवेयर तो और भी अवेलेबल थे, लेकिन मैं उससे एक स्टेप अहेड जाना चाह रहा था कि वो फिर लोग डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करे वो, कि ये ट्रीटमेंट इस तरह से करना चाहिए, टेस्ट सजेस्ट करे कि इस पेशेंट के ये टेस्ट होने चाहिए। तो उस पे वर्किंग मैंने शुरू की थी, और फिर मैंने कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस से भी मैंने राब्ता किया था कि वो मेरी हेल्प करें कि हम इस तरह का सिस्टम बनाएँ, लेकिन पाकिस्तान में जो है किसी ने उसको लिया नहीं। तो 2-3 सॉफ्टवेयर हाउसेस से मेरी बात हुई थी कि हम इस तरह का सिस्टम डेवलप करते हैं कि जो डॉक्टर्स को क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। लेकिन वो सारे के सारे जो मेरे ख्याल से जो कमर्शियल माइंडेड थे, उन्होंने कहा कि इसमें पता नहीं जो है वो कौन इसको लेगा और किस तरह से चलेगा। तो वो बल्कि मुझे चाह रहे थे कि मैं उसको जो है, यानी उसको प्रोजेक्ट के तौर पे दूँ और उनको मैं पे करूँ बनाने के लिए। तो ज़ाहिर बात है मैं उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैं उनको जो पे नहीं कर सका, तो उन्होंने सिस्टम को लिया नहीं। तो वो आइडिया भी फिर रह गया। अबू, आप सिस्टम के बारे में ज़रा बताइए कि फिर आपने उस पे जो मज़ीद काम किया था, तो ज़रा उसकी डिटेल बताइए कि आपने कैसे सीखा और फिर खुद से आगे आपने क्या-क्या किया था उसमें? हाँ, मैंने फिर थोड़ा-सा उसमें काम किया था वो बनाने के लिए। थोड़ा-सा किसी हद तक बन गया था वो। लेकिन ये है कि चूँकि उसमें वो प्रोफ़ेशनल टच उसमें नहीं थी अभी भी, और तो मैं उसको लॉन्च नहीं कर सका उसमें, और उसके लिए कोई और प्रोफ़ेशनल सिस्टम भी मुझे नहीं मिल सका उसमें। तो वो रह गया था उसमें।
अच्छा, आपने वो जैसे डॉक्टर की मेडिसिन की फील्ड के अलावा आपने जो है कोडिंग भी सीखी थी, आपने पाइथन लैंग्वेज भी, ज़रा वो भी बताइएगा, वो भी शेयर कीजिए, वो जर्नी आपने कैसे आपका उस रुझान कोडिंग की तरफ आया, और फिर आपने उसको कैसे जो है सीखा? हाँ, वो उसी के बनाने के लिए मैंने भी उसको थोड़ा सा खुद का, अगर कोई नहीं देख रहा था मैं खुद बनाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा कि बन गया था थोड़ा बहुत वो, लेकिन एक इसमें वो प्रोफेशनल टच उसमें नहीं था इतना, जो है इफेक्टिव नहीं कर पाया मैं उसको। तो फिर उसके बाद फिर एआई के आने शुरू हो गए, तो एआई वाले जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव थे। तो अब इस वक्त जो है बेसिकली सारा का सारा जो वो एआई बेस्ड ही होता जा रहा है, और मेरे ख्याल से वो फ्यूचर में बहुत जल्द जो है वो जो है एआई है बहुत सारी फील्ड्स को टेक ओवर कर लेगा। अच्छा, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जैसे हम नोट कर रहे हैं, आजकल नौजवानों को ये जो है, बस। जी अब्बू, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे हम नोट कर रहे हैं कि आजकल नौजवानों में जो है ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ रहा है, तो इसका क्या रीज़न है? हाँ, शुगर ब्लड प्रेशर तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ये एक एपिडेमिक है, वर्ल्ड ओवर एक एपिडेमिक है ये सारा का सारा। और इसके पीछे जो एक जो बहुत मेन वजह है वो तो फिजिकल इनएक्टिविटी है। पाकिस्तान की हद तक हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल इनएक्टिविटी है। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो जंक फूड का यूज़ है। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक फिजिकल इनएक्टिविटी का बात है कि इसमें क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन नहीं है। वेस्ट में तो लेके सुबह उठते हैं लोग, या फिर शाम को जो ऑफिस से आ जाते हैं तो उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि वो लोग जो है रेगुलर जो वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, जिम्स में जाते हैं। ठीक है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी वो लोग करते हैं काफ़ी कॉमनली। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर भी जो है वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन एक एपिडेमिक है। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉमन हो गया है। पाकिस्तान में जो है वो दोनों चीज़ें, इनएक्टिविटी भी है और जंक फूड का यूज़ भी है। और जंक फूड में देखो, एक तो जंक फूड हमारा सिर्फ ये जो कॉमनली जंक फूड कहते हैं ना, कि जो बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, चिप्स हो गए, ये जंक फूड है। ये डेफिनेटली जंक फूड है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे जो अननेचुरल जो आर्टिफिशियल जो एडिबल्स हैं ना, वो भी एक तरह की जंक फूड है। इसमें मैं बिलीव करता हूँ कि जो हमारे जो ऑयल्स वगैरह हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। जो हम सिंथेटिक ऑयल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो अननेचुरल ऑयल्स हैं जो कि कमर्शियली प्रिपेयर किए जाते हैं, जिस वक्त ये प्रिपरेशन के उससे प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, अगर आप उसको देखें, जाके सर्च करें, नेट पे देखें कि किस तरह से जो कमर्शियल ऑयल्स किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनका जो प्रोसेस क्या है, तो आपको पता चलेगा कि उन बेचारों के बाद कितना जुल्म किया जाता है। उनके ऊपर डंडे मारे जा रहे होते हैं ना एक तरह से। आप उन ऑयल्स के अंदर से सारी उनकी जो नेचुरल गुडनेस है और फ्रेशनेस है, उनकी जो न्यूट्रिशन है, वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब इसमें सपोनिफिकेशन है, इसमें उसको अल्कलाइनाइजेशन है, एसिडिफिकेशन है, पता नहीं किन किन प्रोसेस को बेचारे ऑयल को गुजारा जाता है। बिल्कुल ही जो मर खप के जो आखिर में जो बिल्कुल जो है पानी रह जाता है, उसको चमका के उसको भी चमकाया भी जाता है। ये भी एक प्रोसेस है उसका, कि उसकी जो लुक अच्छी हो जाए, उसके अंदर चमक उसके अंदर आ जाए। तो उस सारे प्रोसेस के बाद वो जो है ऑयल जो है वो मार्केट में जो है वो मार्केट किया जाता है। जब भी हमको बोतल में नजर आता है कि जो बड़ा खूबसूरत सा ये येलो कलर का जो फ्लूइड उसके अंदर है, वो हम ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसको जाके देखो, उसमें से सारी उसकी न्यूट्रिशन निकल चुकी होती है और उसमें जो है वो हार्मफुल एडिटिव्स ऐड हो चुके होते हैं। ये वो एडिटिव्स हैं जो मेरे ख्याल में जो बेसिक रीज़न है हमारे इस डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन के अपशूट होने के। अगर आप इसको हिस्टोरिकली भी जाके देखें, तो जब से ये कमर्शियल ऑयल्स हमारी फूड में शामिल हुए हैं, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो, जब से कमर्शियल ऑयल्स हमारी फूड में आए हैं, उस वक्त से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी जो है ये रेगुलरली बढ़नी शुरू हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर जाके जो जिस्म के अंदर जाके जो कुछ ये केमिकल्स जो है वो एक हैवक प्ले कर रहे होते हैं और जिस्म के अंदर सारे हमारे सिस्टम को ख़राब कर रहे होते हैं। तो ये है। तो इसके लिए हमें जो है एक तो अपने जो है वो फूड को जो है वो नेचुरल साइड पे लाना चाहिए। ठीक है, जो बाज़ार के जो फ्राइड आइटम्स हैं उनसे अवॉइड करें। ठीक है, घर के अंदर ही इनको जो फ्राई करें, और घर के अंदर भी फ्राई करने के लिए भी हम जो है वो
वो नेचुरल ऑयल्स हैं, उनको हम यूज़ करें। ठीक है, नेचुरल ऑयल में हमारे पास जो है वो एक बहुत टाइम टेस्टेड जो है वो सेंचुरीज से हम यूज़ करते रहे वो मस्टर्ड ऑयल जो है हमारे जो है बरसगीर में हमेशा से जो है वो मस्टर्ड ऑयल जो है वो यूज़ होता रहे खाना पकाने के लिए, या फिर घी, जो नेचुरल घी है, जो देसी घी है, ये इसको हम यूज़ करें। ठीक है, ताकि इससे जो बचे जो एडिटिव जो हमें ऑयल जो रिफाइंड ऑयल के नाम से जो बेचा जा रहा है उसको हम जो अपनी ज़िंदगियों से दूर करें और हम नेचुरल ऑयल और घी की तरफ आएँ। एक चीज़ ये, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, वॉकिंग करें, और जो है रेगुलर जो है वो, और जो कहते हैं ना कार्डियो एक्सरसाइज को भी अपनी जो जिम है उसका रेगुलर हिस्सा बनाएं, कि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, वॉक करने से अच्छा है, आपका स्टेमिना बनता है, सब कुछ बनता है। लेकिन ये है कि अगर आप जो है अच्छी फिटनेस चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो कार्डियो भी ज़रूरी है। ठीक है, सारी एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस को अपने जो है वो जो अपना लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव करें, डाइट को बेहतर करें, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करें, और स्ट्रेस को अवॉइड करें। ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेसेस आते रहते हैं, ठीक है, स्ट्रेसेस आए तो स्ट्रेसेस को जो हम फेस करना सीखें कि किस तरह से स्ट्रेस को बगैर स्ट्रेस लिए फेस किया जाए। ठीक है, कोई भी टेंशन होती है तो टेंशन को 11 कर दें, 12 कर दें, और 15 करके उसको जो है आगे पास कर दें, उसको 10 पे ना रहने दें। टेंशन है ना तो उसको 10 नहीं करें, उसको 11, 12, 13, 14, 15 करके उसको आगे पास कर दें। ठीक है, तो उसको जो है ईजिली लें। काम करना होता है, काम बहुत सारा करें, लेकिन यह कि स्ट्रेस लिए बगैर काम करें। तो इन चीज़ों से जो हमारे जो जब स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे अंदर जो वो सिंपैथेटिक हार्मोन्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से जो हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो मुसलसल जब ये हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो फिर हमें उसकी वजह से एक मुसलसल ब्लड प्रेशर का मर्ज हो जाता है। ठीक है, और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से फिर शुगर भी होने लगती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्दी लाइफ इख्तियार करने में इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगी। फिजिकल एक्टिविटी, डाइट को सही करें, लाइफ स्टाइल ठीक करें, और स्ट्रेस को अवॉइड करें। अबू थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला। बहुत अहम बातें आपने बताई जो लोगों को आमतौर पर नहीं नहीं भी मालूम होती हैं, वो रेगुलरली ऑयल यूज़ करते हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई। अच्छा अबू, बस इंटरव्यू का अख्ताम करते हैं। मेरा एक लास्ट सवाल होगा कि आप आजकल के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, नौजवानों के लिए मेरा पैगाम ये होगा कि वो अपनी ज़िंदगियों को सादा रखें। ठीक है, लाइफस्टाइल वाली जो बात है वो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, अपनी डाइट को अच्छा रखें। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो इख्तियार करें, डेली बुनियाद पे फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई ज़रूर रखें, आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर जो है ना कोई एक्सरसाइज या जिम या फिर एटलीस्ट वॉकिंग ज़रूर हो, लेकिन वॉकिंग बहुत हल्की एक्सरसाइज है। नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वो कोई अच्छी ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें। ठीक है, कार्डियो वगैरह की तरफ जाएं, तो एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं। इससे कि जब आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो आपके अंदर जो है वो ना एक हैप्पी हार्मोन आपके अंदर क्रिएट होता है। वो हैप्पी हार्मोन आपके स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। उसकी वजह से एक्सरसाइज सिर्फ जाके मसल्स बनाने के लिए नहीं होती, एक्सरसाइज आपके सिर्फ हार्ट के लिए, लंग्स के लिए नहीं होती। वो एक्सरसाइज आपकी जो है आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। ठीक है, आपकी डाइजेशन भी बेहतर रहेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा ज़्यादा, और आप जो है आपको नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी ये कि हम सब कुछ करते रहें, लेकिन ये कि एक जो वाक़या मेरी ज़िंदगी में एक और हुआ था, जो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ, मैंने आपसे भी कई दफ़ा शेयर किया है कि आदमी सब कुछ कर रहा होता है, अपना प्लान रखता है आदमी 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन उसको पल की खबर नहीं होती। ठीक है, सामान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं। जब मैं इसमें बका इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी में मैं रजिस्ट्रार था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है एक कोर्स होता था, डायबिटीज़ के ऊपर डिप्लोमा होता था। तो एक नौजवान था, नया न्यू डॉक्टर था, उसने बेचारे ने पूरे 1 साल का उसने डिप्लोमा किया डायबिटीज़ में, और डिप्लोमा उसका पास भी हो गया था। फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी थी जो होटल में रखी गई थी। मैं उस वक़्त ड्यूटी पे था, मैं हॉस्पिटल में था उस वक़्त, तो बाकी लोग वहाँ पे थे। तो वहाँ पे जो 5 स्टार होटल था, वहाँ पे जो
सेरेमनी हो रही थी, लोग वेट कर रहे थे, सबको जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, उनको जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा। सबने उसका वेट किया, नहीं पहुँचा वो, बहरहाल सेरेमनी ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद घर पे फ़ोन किया गया कि भाई वो क्यों नहीं आया, तो घर वालों ने कहा वो तो जा चुका है, वो तो निकल चुका है घर से, हम तो समझ रहे हैं कि वहाँ पर होगा, वो तो यहाँ नहीं पहुँचा। फिर जब उसकी तलाश शुरू हुई तो पता चला कि होटल से एक स्टॉप पहले जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पता चला कि वो गाड़ी में था, सिग्नल बंद था, सिग्नल पे रुका हुआ था, पीछे से कोई मिनी बस आई, मिनी बस ने आके टक्कर मारी, पीछे रुकी हुई गाड़ी पे बंद सिग्नल पे वो खड़ा हुआ था, एक स्टॉप दूर रह गया था होटल पहुंचने से, उस सिग्नल पे पीछे से गाड़ी ने उसको टक्कर मारी और उसमें बेचारे की डेथ हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये बात जो थी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत शॉकिंग थी। सारे के सारे हम लोग जितने भी इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल के लोग थे, हम लोग बड़े, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का था वो, मेरे पास भी आके बैठा रहता था, हम लोग बातें करते रहते शाम में। तो उसकी सडन डेथ जो है वो एक बहुत बड़ा शौक था। उससे फिर ये रियलाइज़ हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि वो मैंने जो पहले बताया कि कार्डियो में देखा था कि सडन डेथ हो जाती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी साथ खड़े हों तो कुछ नहीं होता, फिर डॉक्टर भी मैंने देखा कि अचानक से डॉक्टर भी मर जाते हैं, कुछ नहीं भरोसा। मैं सोचता रहा, क्योंकि उस ज़माने में तबलीग में जाता था तो हम इस तरह की बातें सुनते थे। मैं सोचता था कि इस बेचारे को क्या फ़ायदा हुआ, इसने 25 साल लगाए, 26 साल लगाए, उसने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद उसने 1 साल और मज़ीद मेहनत करके जो है अपने सारे दिन रात लगा के उसने जो वो डिप्लोमा भी कर लिया डायबिटीज़ का, उसके बाद दुनिया से खाली हाथ चला गया। ना एमबीबीएस कोई काम आया, ना डायबिटीज़ का डिप्लोमा से कोई काम आया, और वो गया तो उससे जब फरिश्तों ने जाते ही पहले पूछा कि तुम ज़िंदगी में क्या करके आए हो? वो क्या जवाब देगा? क्या रह गया उस बेचारे के पास? तो उसमें सीखा कि आदमी दुनिया के लिए कोशिश करता रहे, मेहनत करे ज़रूर, लेकिन उसका जो आखिरत तो कभी भी ना भूले, क्योंकि अल्टीमेट वहीं पर ही जाना है, अल्टीमेट ज़्यादा टाइम उसको वहीं पे ही गुजारना है, बल्कि हमेशा ज़िंदगी वहीं पे गुजारनी है। दुनिया में थोड़े से अरसे के लिए आए हैं, टेस्टिंग के लिए आए हैं, ठीक है? जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो टेस्ट होता है, 3 महीने के लिए, 3 घंटे के लिए आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, ठीक है? पेपर सॉल्व करना होता है, आपने पेपर सॉल्व कर दिया, उसके बाद अच्छे नंबर से कर दिया तो पास हो गए, और अच्छा नहीं दे सके तो फेल हो गए। तो इस तरह से दुनिया का माहौल है। दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको भेजा हुआ है कि टेस्ट के लिए भेजा हुआ है, हम सबका एक टेस्ट हो रहा है। एज हर मौके पे ईच एंड एवरी सेकंड जो हमारा एक टेस्ट है, ठीक है? अल्लाह ताला मुसलसल देख रहे हैं, और सिर्फ देख ही नहीं रहे, उन्होंने 2 रिकॉर्डर भी हमारे साथ लगा दिए, ठीक है? वो 2 रिकॉर्डर भी एक-एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक-एक सेकंड की चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक-एक लफ्ज़ को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? वो जो कुरान सूरह काफ की एक आयत है ना, मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालता, एक पकड़ने वाला, एक बहुत होशियार, बहुत तेज़ पकड़ने वाला, बहुत फुर्तीला पकड़ने वाला उसे उसको पकड़ लेता है। जैसे ही एक लफ्ज़ हमारे मुँह से निकलता है, वो उसको फ़ौरन पकड़ लेता है, वो लिख लिया गया। एक लफ्ज़ मुँह से निकला, वो लिख लिया गया। एक अमल हाथ से सादिर हुआ, वो लिख लिया गया। अब आप उसको नहीं छोड़ सकते, तौबा कर सकते हैं बहुत से, लेकिन उसको वापस नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि हम यहाँ पर आए हैं, एक टेस्ट है, ये हमारा मकसद नहीं है, यहाँ पे हमें गुजारना ज़रूर करना है, देखना है, दुनिया का भी देखना है, लेकिन ये कि आखिरत से गाफिल नहीं होना, मर के हमें वहीं जाना है, हिसाब वहीं पे देना है, जन्नत जहन्नुम वहीं पर है, उसकी तैयारी यहाँ पर है, ठीक है? तो ये टारगेट है कि दुनिया इस तरह से गुजारें कि दुनिया भी अच्छी गुजरे और हमारी आखिरत हमारे हाथों से ज़ाया ना हो जाए, ठीक है? आखिरत को भी हम अपने साथ रखें। प्रभु, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और दिल पे बड़ा असर हुआ, बहुत वाक़या भी उसका सुनने को मिला, उससे बड़ा सबक मिला। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे इतना कुछ सीख के। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको भी इतना कुछ सीखने को मिला, और हमारे इंटरव्यू का टाइम पूरा होता है। अब्बू, थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम, आपने इंटरव्यू के लिए निकाला। और व्यूअर्स, चलें अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।